नमस्ते और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं फॉर्म 16A और नॉन सैलरी टीडीएस कंप्लायंस के इस पूरे चक्रव्यूह को। आज के टाइम में जब गिग इकोनॉमी और इंडिपेंडेंट वर्क इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इस सिस्टम को समझना लिटरली बहुत जरूरी हो गया है। लोग अक्सर सोचते हैं कि टैक्स का टेंशन सिर्फ उनको होता है जिनकी हर महीने एक बंधी हुई सैलरी आती है, पर असल में टैक्स सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों पर टिका है जो इंडिपेंडेंट स्ट्रीम से आमदनी कमाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि ये नॉन सैलरी इनकम पर टीडीएस का मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, इनकम बियॉन्ड द सैलरी, यानी सैलरी के आगे की आमदनी। यहाँ सबसे बड़ा और बेसिक सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति सैलरीड एम्प्लॉय है ही नहीं, तब क्या? देखिए, एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के पास टैक्स फाइलिंग के लिए हर साल रेगुलर डॉक्यूमेंट्स और सैलरी स्लिप्स आती रहती हैं। उनका ट्रैक रखना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन सोचिए, जब हर महीने एक फिक्स्ड पेचेक नहीं आ रहा हो, जब पैसे अलग अलग क्लाइंट्स या सोर्सेज से आ रहे हों, तब ये टैक्स डिडक्शन और सरकारी रिपोर्टिंग का आखिर क्या होता है? ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि लाखों इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की डेली लाइफ की रियलिटी है। जब एक फिक्स्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन नहीं होता, तो टैक्स अथॉरिटीज एक पैरेलल वेरिफिकेशन सिस्टम यूज करती हैं ताकि आमदनी और उस पर बनने वाले टैक्स दोनों पर नजर रखी जा सके। और बस यहीं से टैक्स फ्रेमवर्क का पूरा अप्रोच एकदम बदल जाता है। और यही एंट्री होती है हमारे अगले टॉपिक की, एंटर फॉर्म 16A। यही वो सॉलिड सोल्यूशन है नॉन सैलरी आमदनी के लिए। अब यहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी है कि फॉर्म 16A आखिर किस चिड़िया का नाम है। बेसिकली फॉर्म 16A एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ तब इशू होता है जब नॉन सैलरी इनकम पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस काटा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी इतनी अहमियत क्यों है। ये फॉर्म किसी भी इंडिपेंडेंट अर्नर के लिए एक तरह से फाइनेंशियल पासपोर्ट जैसा काम करता है। ये इस बात का एक बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है कि आपके क्लाइंट ने पेमेंट करते वक्त जो टैक्स रोका था ना, वो सीधा सरकार के खजाने में जमा हो चुका है। अगर आपके पास फॉर्म 16A नहीं है, तो टैक्स अथॉरिटीज आपको उस टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं देंगी और इसका नतीजा डबल टैक्सेशन, आपको वापस वही टैक्स भरना पड़ सकता है। इसलिए याद रखिए, ये सिर्फ एक पन्ना या रिसीट नहीं है, ये एक लीगली बाइंडिंग सर्टिफिकेट है जो साबित करता है कि आपने अपने हिस्से की टैक्स लायबिलिटी पहले ही चुका दी है। इस एक डॉक्यूमेंट के होने से एडवांस टैक्स कैलकुलेशंस एकदम परफेक्टली मैनेज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। 4 श्रेणियां, यानी वो 4 कैटेगरीज जहां ये डिडक्शन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इससे पहले कि हम कैटेगरीज देखें, एक बहुत ही बुनियादी बिल्कुल बेसिक रूल क्लियर कर लेते हैं। फॉर्म 16A सिर्फ और सिर्फ तब दिया जाता है जब टीडीएस एक्चुअली डिडक्ट होता है। अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन सरकार की तय की गई थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है और उस पे क्लाइंट ने कोई टैक्स नहीं काटा, तो वहां फॉर्म 16A इशू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंपल सी बात है। जैसे अगर किसी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का बिल लिमिट से कम है और पूरा पेमेंट बिना किसी कटौती के आ गया, तो वहां ये फॉर्म जनरेट नहीं होगा। फॉर्म 16A का पूरा अस्तित्व ही टीडीएस की एक्चुअल डिडक्शन पर टिका है। नो डिडक्शन, नो फॉर्म 16A। इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्लियर रखने से फाइनेंशियल ट्रैकिंग में कंफ्यूजन्स बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। तो चलिए अब उन मुख्य इनकम स्ट्रीम्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं जो इस मैकेनिज्म के अंदर आती हैं। पहली कैटेगरी है इंटरेस्ट, यानी ब्याज। मान लीजिए आपने बैंक में एक बड़ी फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है। जब बैंक उस ब्याज पर टैक्स काटता है, तो वो आपको फॉर्म 16A इशू करके उस टैक्स डिडक्शन को वैलिडेट करता है। दूसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल फीस। ये इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स या फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की दुनिया है। जब भी कोई कंपनी इनकी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए पेमेंट करती है और टैक्स रोकती है, वहां ये फॉर्म ऑटोमेटिकली पिक्चर में आता है। फिर तीसरा नंबर आता है कमीशन का। इंश्योरेंस एजेंट्स या सेल्स ब्रोकर्स की आमदनी अक्सर कमीशन बेस्ड होती है। पे आउट से पहले जो टीडीएस काटा जाता है, वो उनका एक बड़ा टैक्स कॉम्पोनेंट होता है। और आखिर में चौथी कैटेगरी है रेंट। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, वेयर हाउसेज या बड़े रेजिडेंशियल सेटअप्स का किराया एक तय लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो टेनेंट को टीडीएस काटना होता है और लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16A देना पड़ता है। इन चारों का नेचर भले ही बिल्कुल अलग हो, पर टैक्स सिस्टम ने इन सबको एक ही रोबस्ट ट्रैकिंग सिस्टम में बांध दिया है। चलिए अब इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से देखते हैं हमारे अगले सेक्शन में, द फ्रीलांसर सिनेरियो। एक प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन के थ्रू इस पूरे फ्लो को समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए एक बेहतरीन ब्रांड कैंपेन बनाता है।
प्रोजेक्ट खत्म होने पर 2 लाख रुपए का इनवॉइस रेज होता है। अब क्लाइंट यानी वो एजेंसी पूरा पेमेंट करने के बजाय सीधे टीडीएस डिडक्ट करती है। एजेंसी उस डिजाइनर के अकाउंट में टैक्स काटकर बचा हुआ अमाउंट बेचती है और जो टैक्स रोका था उसको सरकार के पास जमा करवा देती है। ये पहला स्टेप है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल क्वार्टर के एंड में ये उस एजेंसी की लीगल जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट पोर्टल से फॉर्म 16A डाउनलोड करे और उस डिजाइनर को प्रदान करे। ये डॉक्यूमेंट उस डिजाइनर के लिए ऑफिशियल प्रूफ बनता है कि हाँ भाई, मेरे नाम पे टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है। अगर एजेंसी ने फॉर्म टाइम पर इशू नहीं किया तो वो नॉन कंप्लायंस की शिकार होती है और डिजाइनर को अपना रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स क्रेडिट लेने में भारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पूरा साइकिल दोनों पार्टीज के लिए बिल्कुल एक टाइट लूप की तरह काम करता है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, फ्रीलांसर या नॉन सैलरीड अर्नर अपने क्लाइंट से मिलने वाले फॉर्म 16A को एक्टिवली ट्रैक कर रहा है? देखिए, सिर्फ टैक्स काट लिया जाना प्रोसेस का पहला कदम है। पेपर वर्क का ध्यान रखना, टाइम पर क्वार्टरली सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना और टैक्स क्रेडिट्स को मैच करना, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक मजबूत फाइनेंशियल बेस सिर्फ आमदनी बढ़ाने से नहीं बनता, बल्कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर अपने टैक्स क्रेडिट्स की पूरी जागरूकता रखने से बनता है। जब आप विजिलेंस और ट्रैकिंग को अपनी आदत बना लेते हैं, तभी आपका फाइनेंशियल सिस्टम सटीक बनता है। और यही आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे है। तो अपने